Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 4, the Mamluk Dynasty. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with रज़िया सुल्तान. बेटा रज़िया सुल्तान ने रूल करना कब स्टार्ट किया? 1236 में. रूल कब तक करती रही? 1240 तक. 4 ईयर्स रूल किया किसने? रज़िया सुल्तान ने. कितने साल? 4 साल. जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उनकी इच्छा थी कि भैया जो उनकी बेटी रज़िया है वही उन्हें सक्सीड करे. देखो एक फादर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं. तो जब इल्तुतमिश एनालिसिस कर रहे थे कि भैया आने वाले टाइम में थ्रोन किसको मिलना चाहिए, सुल्तान कौन बने, तो ही फाइंड्स रज़िया मोर सुटेबल एज़ कम्पेयर टू हिज सन. तो उन्होंने कंसिडर किया रज़िया को कि भाई वो ज़्यादा कैपेबल है और किससे? उनके बेटों से, उनके सन से. तो उससे ही उन्होंने नॉमिनेट किया कि भाई नेक्स्ट सुल्तान अगर कोई बनेगा तो वो रज़िया ही बनेगी. फिर से ध्यान से सुनो. अकॉर्डिंग टू इल्तुतमिश जो रज़िया थी वो अपने भाइयों से ज़्यादा कैपेबल थी, इसीलिए इल्तुतमिश ने उसका नाम नेक्स्ट सुल्तान के लिए नॉमिनेट किया. बेटा जो पावरफुल ग्रुप था टर्किश नॉवल का, जिसे हम चहलगानी कहते थे, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था वुमन को एज देयर सुल्तान. वो लोग बोल रहे थे भाई ये एक औरत हमें कैसे कंट्रोल कर सकती है, बिल्कुल नहीं, हम तो सुल्तान नहीं मानेंगे. चहलगनी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी किसको? रज़िया को, क्योंकि वो औरत थी. वो चाहते थे कि भाई कोई मेल ही हमारे ऊपर रूल करे, फीमेल नहीं होनी चाहिए. तो ये जो टर्किश नॉवल थे इस बात से बड़े ही दुखी थे रज़िया से. इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है. नॉवल पुट इल्तुतमिश वर्थलेस प्लेजर सीकिंग सन रुकनुद्दीन फिरोज शाह एज सुल्तान. तो बेटा जो नॉवल थे जिनको रज़िया पसंद नहीं आ रही थी, उन्होंने क्या किया, एक इल्तुतमिश का बेटा था, प्लेजर लविंग था, वर्थलेस था, दिमाग दिमाग उसमें था ही नहीं, बस उसको जीवन में मज़े करने थे, तो उसको ये बना देते हैं क्या? सुल्तान, जिसका नाम होता है रुकनुद्दीन. तो इल्तुतमिश के बाद सुल्तान किसे बना दिया जाता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को. रुकनुद्दीन इतना इनकॉम्पिटेंट होता है, इतना इनकॉम्पिटेंट होता है कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड वो रूल कर पाता है. वो इतना ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट होता है, इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य, कि बहुत ही कम टाइम रूल कर पाता है. कौन? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो किसकी पसंद था? टर्किश नॉवल की पसंद था. ठीक है, टर्किश नॉवेल्स की पसंद था. जो तुर्की नॉवेल्स थे उनको, टर्किश नॉवेल्स को रुकनुद्दीन पसंद था, पर वो था बहुत ही इनकैपेबल. रुकनुद्दीन बहुत ही शॉर्ट पीरियड रूल कर पाए. ही वॉज रिमूव्ड आफ्टर 7 months. 7 महीने बाद ही रुकनुद्दीन को उसके पद से हटा दिया गया. और कौन सुल्तान बन गई बेटा? रज़िया सुल्तान बन गई. ठीक, कोई बात? सो इल्तुतमिश के बाद टर्किश नॉवल की पसंद थी कि रुकनुद्दीन बने, जबकि खुद सुल्तान इल्तुतमिश क्या चाहते थे कि उनकी बेटी बने. 6 महीने बना भी रहने दिया, 7 month बना भी रहने दिया, मतलब 7 month, 7 महीने बने रहे. कौन? रूलर रुकनुद्दीन बने रहे, है ना. पर बाद में किसको थ्रोन मिला? रज़िया को. शी इज़ नोन पर्टिकुलरली एज द ओनली मुस्लिम वुमन टू रूल इंडिया. ये अकेली ऐसी मुस्लिम औरत थी जिन्होंने इंडिया को रूल किया. रज़िया बहुत बहादुर थी, साथ ही साथ बहुत इंटेलिजेंट भी थी. उन्होंने मतलब मेन की तरह ड्रेसेस वेयर करना शुरू कर दी. ठीक है, मैन की तरह ट्यूनिक पहनी, हेड ड्रेस पहनी, इवन बैटल्स में आर्मी को लीड भी किया. ठीक है, वो पूरी मेल की तरह अपने आप को ड्रेसअप करती थी आर्मी में. उनका एक अच्छा खासा रोल था. जब भी कोई बैटल होते थे तो वो उस बैटल को लीड करती थी. रज़िया हमेशा सोचती रहती थी कि भैया मैं अपने लोगों का भला कैसे करूं. ठीक है, जो जनता होती थी, प्रजा होती थी, उसे पहले क्या कहा जाता था? सब्जेक्ट. तो रज़िया के जो रीन में जो भी लोग थे, जो जिनको गवर्न करना था रज़िया को, रज़िया हमेशा उनके वेलफेयर, उनकी भलाई का सोचती रहती थी. उसका प्राइमरी कंसर्न यही रहता था कि भाई लोगों को मैं कैसे सेटिस्फाई कर सकूं, कैसे उन्हें खुश रख सकूं, मेरे एम्पायर में लोग कैसे खुश हों. बेटा रज़िया थी तो बहादुर, वो बहुत सारे रिवोल्ट, जो विद्रोह नॉवेल्स कर रहे थे, उसमें वो जीती भी. ठीक है, सी एमर्ज विक्टोरियस इन मेनी रिवोल्ट्स अगेंस्ट द नॉवेल्स.
नॉवेल्स तो वैसे ही रज़िया को पसंद नहीं करते थे, तो वो कुछ ना कुछ परेशानी उसके लिए खड़ी कर देते थे, पर रज़िया ने हर बार उसका डट के सामना किया और जीती। पर जब प्रोविंशियल गवर्नर्स रिवोल्ट करने लगे तो वो हार गईं और उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कोशिश की कि वो विन कर सकें अल्तूनिया को, शी ट्राइड टू विन अल्तूनिया, जो कि गवर्नर थे बठिंडा के। किसके थ्रू उन्होंने अल्तूनिया को जीतने की कोशिश की? मैरिज अलायंस के थ्रू। पर दोनों की किस्मत खराब रही, अल्तूनिया की भी और रज़िया सुल्तान की भी। दोनों को हराया जाता है और मार दिया जाता है कब? 1240 सीई में। अब टाइम आएगा किसका बेटा? नासिरुद्दीन महमूद का। इन्होंने कब से रूल करना स्टार्ट किया? 1246 से, और कब तक रूल किया? 1266 सी तक। 20 साल रूल किया किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने। नासिरुद्दीन महमूद का रूल कब स्टार्ट होता है बेटा? 1246। खत्म कब होता है? 1266। रज़िया की डेथ के बाद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई किंगडम में, ठीक है। नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा, कैसे काम होगा, ये सब बहुत ही केओटिक सिचुएशन वहाँ पर बन गई। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो यंगेस्ट सन था इल्तुतमिश का, सबसे छोटा बेटा जो था इल्तुतमिश का, उसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद। उसे इलेक्ट किया नॉवेल्स ने। उस टाइम नॉवेल्स की बहुत चलती थी, तो नॉवेल्स ने उसे इलेक्ट कर लिया कि भाई अब दिल्ली का सुल्तान यही बनेगा। जब महमूद का रीन चल रहा था तो नॉवल में एक नाम था, एक नॉवल था जो बहुत ही प्रचलित हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, जिसका नाम था बलबन। उसने कंसिडरेबल पावर को गेन किया। फिर से ध्यान से सुनना। रज़िया सुल्तान की डेथ होती है। डेथ के बाद केओटिक सिचुएशन बन जाती है पूरे किंगडम में कि भाई नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा। तो जो नॉवेल्स होते हैं वो किसको पसंद करके ले आते हैं? नासिरुद्दीन, जो सबसे छोटा बेटा है इल्तुतमिश का। जब महमूद रूल कर रहे थे तो एक नॉवल थे जिनका नाम था बलबन। उनको बहुत सारी पावर मिली, है ना। आफ्टर महमूद की डेथ के बाद तो बेटा इसने इतनी ताकत ले ली, जब महमूद रूल कर रहे थे तभी किसने? बलबन ने, कि ऐसा लगने लगा था कि भाई नेक्स्ट रूलर तो यही बनेगा, कुछ भी हो जाए। तो महमूद की डेथ होती है, कब होती है? 1266 सी में। तो बलबन थ्रॉन अपने हाथों में रख लेते हैं। बलबन असेंडेड द थ्रॉन, मतलब अब थ्रॉन पर राज किसका होता है? बलबन का, क्योंकि उस टाइम में बलबन बहुत कुछ सीख चुके थे, आधे से ज़्यादा पॉलिटिक्स यही संभालते थे, है ना। तो बलबन को मिल गया थ्रोन। घियासुद्दीन बलबन कब से कब तक रूल करेंगे? 1266 से 1286। ये भी 20 ईयर्स रूल करेंगे, 1266 टू 1286 ही कॉमन एरा, है ना। घियासुद्दीन बलबन बहुत ज़्यादा कैपेबल सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के। इन्होंने जितने भी रिवोल्ट हो रहे थे, जो कर कौन रहे थे? टर्किश नॉवल, जो एम्बिशियस टर्किश नॉवल थे, जिनको अब लगने लगा यार कि अगर ये बलबन रूल कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, बलबन सुल्तान बन सकता है तो हम भी सुल्तान बनेंगे। तो बहुत सारे एम्बिशियस टर्किश नॉवेल्स थे जो बार बार रिवोल्ट करते थे। उन रिवोल्ट को प्रॉपरली क्रश किया किसने? घियासुद्दीन बलबन ने। ट्रांसफर डैम टू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, और जितने भी ऐसे नॉवेल्स दिखते हैं ना जो कुछ ना कुछ दिमाग में चला रहे होते हैं, जो ज़्यादा ही एम्बिशियस होते हैं, उनका ट्रांसफ़र उसने कर दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स पे, दिल्ली से बहुत दूर, कि भाई दूर जाओ और दिल्ली के सपने देखना छोड़ दो। सच में दिल्ली से दूर रहोगे तो दिल्ली के सपने थोड़े कम आएंगे। यहाँ है दिल्ली, इनको भेज दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स पे, जाओ यहीं रहना आप। और जो घियासुद्दीन बलबन थे उन्होंने मेवाती राजपूत्स को हराया। जो तुगरेल खान थे, तुगरेल खान, उनका जो रिवोल्ट था उसे भी सप्रेस किया। तुगरेल खान कौन थे? तुगरेल खान कौन थे बेटा? गवर्नर थे बंगाल के, तो उनके रिवोल्ट को भी सप्रेस कर दिया। बलबन पर्सनली गया था किससे मिलने? तुगरेल खान से मिलने या उससे लड़ने, जो भी आपको बोलना हो देख लो। खुद गया था कि भाई इसको तो मैं निपटाऊंगा। सो बलबन पर्सनली जाते हैं तुगरेल खान के पास जब वो रिवोल्ट कर रहे होते हैं। तुगरेल खान की पूरी फैमिली और उसके सारे सपोर्टर्स को मार दिया जाता है टू डिस्करेज अदर्स फ्रॉम रिबेलिंग अगेंस्ट सुल्तान। अब देखो इसका मॉरल प्रेशर दूसरे रिबेलियस नॉवेल्स पे या रिबेलियस गवर्नर्स पे कैसे पड़ेगा, कि अगर वो सिर्फ तुगरेल खान को मारते तो उन्हें इतना बुरा नहीं लगता, वो इतना नहीं डरते। पर बेटा यहाँ तो तुगरेल खान की पूरी फैमिली, उसके सारे सपोर्टर्स को मार दिया गया। तो कोई भी नॉवल जो होगा, ये कोई भी प्रोविंशियल गवर्नर होगा, वो ओपनली तो कुछ भी उल्टा सीधा करने का सोचेगा नहीं, क्योंकि उसे ये पता चल गया कि बलबन किस हद तक जा सकता है। जो बलबन थे उन्होंने एक्सटेंसिव रीऑर्गेनाइजेशन
प्रोग्राम चलाए, मिलिट्री में रिफॉर्म किए, इन्फेंट्री को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, कैवलरी को स्ट्रेंथन किया। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, जो पैदल पैदल चल के जो सैनिक लड़ते हैं वो। कैवलरी का मतलब कौन होता है, घुड़सवार। उसने स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया मिलिट्री अफेयर्स का, जिसे कहा गया दीवाने अर्ज। उसने एफिशिएंट नेटवर्क बनाया स्पाइस का, जिससे कि वो सब पर नज़र रख सके। स्पाइस का मतलब पता है ना, क्या क्या बोलते हैं, जासूस, जासूसी नेटवर्क तैयार किया। टू कीप टैब ओवर द पावरफुल फैक्शंस इन द नोबेलिटी, नोबेलिटी के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखा जा सके, इसलिए उसने क्या भी किया बेटा, स्पाई का नेटवर्क बनाया। नॉर्थ वेस्ट में बलबन ने बहुत ज़्यादा मजबूत किया अपने डिफेंस सिस्टम को, क्योंकि वहाँ से बार बार मंगोल इन्वेजन्स होने का डर हमें लगा रहता था, है ना। बाय सेंडिंग रेनफोर्समेंट टू द फोर्ट ऑफ भटिंडा, सुनाम, समान। बहुत बड़ी आर्मी थी किसके पास, बलबन के पास। डिस्पाइट हैविंग अ ह्यूज आर्मी, बलबन ने कभी दिल्ली को नहीं छोड़ा ड्यू टू फियर ऑफ मंगोल इन्वेजन। बलबन का जो पूरा कंसंट्रेशन था वो था मोनोपोलाइजिंग मॉनेकी। वह मॉनेकी को पूरी तरीके से मोनोपोलाइज करना चाहता था, ठीक है। बलबन कॉन्सेंट्रेटेड हैविली ऑन मोनोपोलाइजिंग मनाकी, पूरा ध्यान केंद्रित करके उसका एक ही काम था कि सुल्तान की पोजीशन को और कितना स्ट्रांग मैं बना सकता हूँ, मॉनेकी को कैसे मोनोपोलाइज कर सकता हूँ। मोनोपोलाइजिंग का मतलब होता है एक अधिकार, भाई जो डिसीजन लूँगा मैं लूँगा, किसी की नहीं सुनूंगा। उसने बहुत सारे मेजर्स लिए जिससे उसकी पोजीशन, उसकी प्रेस्टीज एज अ सुल्तान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। उसने डिक्लेयर कर दिया कि सुल्तान मस्ट बी रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। सुल्तान को क्या समझा जाए कि भाई दुनिया में अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर अगर कोई भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो सुल्तान ही है। मतलब उसने लोगों को ये समझा दिया, बता दिया कि भाई आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो जब बलबन की रीन चल रही थी, जब बलबन रूल कर रहे थे, तो जो सुल्तान था उसे डिवाइन स्टेटस दिया गया। द monarch वॉज ऑल पावरफुल एंड हैड एब्सोल्यूट अथॉरिटी। बलबन के टाइम में, खैर बलबन की पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन की, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे टुवर्ड्स चहलगानी। चहलगानी के नॉवेल्स लोगों को भी ये परेशान करके रखते थे। आप इनके पास इनसे मिलने जाएंगे तो इनके फीट फीट को आपको किस करना होता था। सो पाइबॉज, सजदा पाइबॉज, ऐसे रूल्स इन्होंने निकाले थे। सो द डिवाइन स्टेटस मिला सुल्तान को, और जो मनाब थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुए। कौन, मतलब हमारे बलबन। और एब्सोल्यूट अथॉरिटी इन्हीं के पास थी, किसी की सुनते नहीं थे। बलबन जो थे हमेशा अपने आप को बहुत ही बढ़िया स्मार्ट बना के रखते थे, है ना। रिमेन रिचली अटायर्ड, बहुत ही बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस पहनते थे, सोने का वर्क, चांदी का वर्क, मलमल का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा। और बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे। आप लोग देखना बेटा, जो वो लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कच 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 बोलते ही रहते हैं ना, उनका दिमाग आधे से ज़्यादा बोलने में बर्बाद हो जाता है। तो जो जितना कम बोलता है उसका दिमाग उतना ज़्यादा काम करता है। ऐसे ही थे हमारे बलबन, बहुत कम तो वो स्माइल देते थे। किसी को अपने कोर्ट में परमिशन ही नहीं देते थे कि कोई जोक क्रैक कर सके या कोई हंस सके। उन्होंने सिजदा की प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया कि भाई अगर आप मिलने जाओगे सुल्तान से, तो यू वर रिक्वायर्ड टू टच द ग्राउंड विद देयर हेड्स टू ग्रीट द सुल्तान। सुल्तान को ग्रीट करने के लिए आपको अपने सर को क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड पे लगाना पड़ेगा। तो बात समझ में आ रही है बेटा आपके, सिजदा का मतलब क्या होता है। इसमें लोग जो राजा से मिलने आएंगे उन्हें टच करना पड़ेगा ग्राउंड को अपने सर से, और सुल्तान को इसी तरीके से ग्रीट किया जाता था। रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाना बहुत ज़रूरी लगा इन्हें, क्योंकि ये बड़ी सी आर्मी रखना चाहते थे और थोड़ा सा ग्रैंडियर बढ़ गया था इनके टाइम में, तो इन्हें चाहिए था बहुत सारा पैसा। तो इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन को एनहांस करने के लिए, एग्रीकल्चर से रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाए इसके लिए, उन्होंने बहुत बड़े फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करवाया। कौन से, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना रिवर के बीच में जो रीजन है उसे, उस इसे फॉरेस्ट से क्लियर, मतलब उसमें से जो फॉरेस्ट लगे हुए थे उन्हें कट करवा दिया और वहाँ पर खेती करवानी चालू कर दी। बेटा आप सबको पता ही होगा दोआब क्या होता है। दोआब वो एरिया होता है जो दो रिवर्स के बीच में होता है। तो इन्होंने गंगा यमुना दोआब को
क्लियर करवाया, मतलब जो फॉरेस्ट वहाँ पर लगे हुए थे उन्हें कट करवाया और वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड तैयार कर दी। अब हम पढ़ेंगे क्या का बाद। क्या का बाद बेटा कौन थे? जब बलबन की हो जाती है डेथ तो डिस्प्यूट होने लगता है कि भाई ये अब कौन रूल करेगा, अब आने वाला सक्सेसर कौन बनेगा। और ये नॉवल सबसे ज़्यादा लड़ते हैं, है ना, कि भाई अब सक्सेसर कौन बनेगा। बलबन ने नॉमिनेट किया था कै खुसरो को, उसके सबसे बड़े बेटे को, कि भाई वो रूलर बनेगा। पर जो नॉवेल्स थे उन्होंने सपोर्ट किया कैकबाद को, जो कि बुगरा खान का बेटा था। बुगरा खान कौन थे? इंडिपेंडेंट रूलर थे बंगाल के, इंडिपेंडेंट रूलर थे बंगाल के बुगरा खान। बुगरा खान का बेटा था कैकबाद, उसको सपोर्ट कर रहे थे नॉवल। जबकि बलबन खुद किसको नॉमिनेट करके गया था? क्या खुसरो को। तो बुगरा खान के बेटे जिनका नाम था कैकबाद, उन्होंने थ्रोन को असेंड किया विद द हेल्प ऑफ नॉवेल्स। और ये जो पावर टसल था वो चलता रहा बड़े लंबे टाइम तक। इट वॉज आफ्टर द पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के बाद जो जलाउद्दीन खिलजी हैं वो भी एक प्रोमिनेंट नॉवल ही होंगे, है ना। 40 नॉवेल्स में से एक प्रोमिनेंट नॉवल ये भी थे जलालुद्दीन। वो थ्रोन अपने हाथों में ले लेंगे और यहीं से स्टार्टिंग होगी खिलजी डायनेस्टी की। ठीक है, तो बलबन के बाद बलबन तो चाहते थे कि उनका बेटा क्या खुसरो बने, पर क्या खुसरो को नॉवेल्स का सपोर्ट नहीं होता है। नॉवेल्स किसको सपोर्ट करते हैं? कैकबाद को, जो कि बुगरा खान का बेटा होता है। बुगरा खान कौन होते हैं? इंडिपेंडेंट रूलर होते हैं बंगाल के। ये थ्रोन को असेंड करते हैं, पावर टशल चलता रहता है। और फिर इनमें से ही एक नॉवल जिसका नाम होता है जलालुद्दीन खिलजी, जो कि प्रोमिनेंट रूलर होता है, वो थ्रोन को असेंड कर लेता है और यहाँ से खिलजी डायनेस्टी शुरू हो जाती है। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.